अस्सलामुअलैकुम। फेस टू फेस विद आयशा बख्श में आपको खुशामदीद कहेंगे। मेरी तरफ से, मेरी टीम की तरफ से आप सब लोगों को ईद उल फितर की खुशियाँ बहुत बहुत मुबारक हों, और इस उम्मीद के साथ कि आप सब लोग घर पर मौजूद हैं, बाहर नहीं जा रहे, कोई बड़ी तकरीबात नहीं कर रहे और अपने आप को महफूज रखे हुए हैं, क्योंकि आप महफूज रहेंगे तो आपके आसपास मौजूद आपके तमाम प्यारे भी महफूज रहेंगे। आज का प्रोग्राम हमारा 2 नशिस्तों में रहेगा। इंतहाई अहम मामला है जिस पर हम बात करेंगे, आपके लिए भी जानना बहुत ज़रूरी है, इन्फॉर्मेशन बहुत ज़्यादा है, जिस मामले पर आजकल हुकूमत अपोजिशन बहुत बात कर रहे हैं, क्योंकि वोट आपको कास्ट करना है, उसके मुस्तकबिल को लेकर जो बात की जा रही है, क्या बेहतर है क्या बेहतर नहीं है, इसी मामले पर गुफ्तगू रहेगी। क्योंकि हमारे सामने है कि हुकूमत की जानिब से ईद से पहले ही जारी जो 2 ऑर्डिनेंस हैं वो एक नई बहस को सामने ले आए हैं। इंतखाबी इस्लाहात के नाम पर जारी 2 ऑर्डिनेंस में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन्स और ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ को वोट का हक देने की बात की गई है, मगर ऑर्डिनेंस के इजरा से ही ये जाहिर हो रहा है कि इस पर तमाम स्टेक होल्डर्स का कंसेंसस नहीं है। ये दोनों इख्तिराएं नई नहीं हैं। 2017 के अगर इलेक्शन एक्ट की बात करें तो वहाँ भी इसका जिक्र मौजूद है। इससे पहले भी इन पर बहुत बात और बहस हो चुकी है। अजब नहीं कि हर इंतखाबात के बाद धांधली का रोना रोने वाली जमातें इंतखाबी इस्लाहात पर काम करने को तैयार नहीं। और दिलचस्प बात यह है कि हर जमात अपने दौर में की जाने वाली इंतखाबी इस्लाहात को बेहतरीन समझती है, मगर इन इस्लाहात के बाद होने वाले इंतखाबात को बदतरीन। अब अपोजिशन कहती है कि टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल से टैंपरिंग मजीद आसान हो जाएगी, और ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को वोट की बात हुकूमत इसलिए कर रही है कि उसको मकामी वोट मिलने की तवक्को रही। उधर हुकूमत कहती है कि ये वक्त की ज़रूरत है। यही 2 ऑर्डिनेंस, 2 तजावीज़ और हालिया 2 तनाज़ात यानी कराची और डस्का के बाद इंतहाई अहम है, और हम इन 2 नशिस्तों में तमाम स्टेक होल्डर्स से बात करेंगे, जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर मामला है क्या हम दुरुस्त सिमत में सलूशन ढूंढ रहे हैं, या हमें अभी अपना हाउस इन ऑर्डर करने की भी ज़रूरत है। जो मेहमान आज प्रोग्राम में मेरे साथ मौजूद हैं, एक तो सियासी जमातों की नुमाइंदगी हमारे साथ है, हैदर जमान कुरैशी साहब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से हैं। हुकूमत की नुमाइंदगी सेनेटर ऑन अब्बास साहब कर रहे हैं। मुस्लिम लीग नून से अली परवेज़ मलिक साहब हमारे साथ हैं। इसके साथ साथ टेक्निकल साइड और किस तरीके से तालीमी इदारों के अंदर रिसर्च के बाद EVM की जानिब हम बढ़ सकते हैं, या खुद हम कितना इक्विप्ड हैं, इसको लेकर कॉमसेट यूनिवर्सिटी के साबिक एडवाइज़र प्रोफेसर वक़ार हैदर बुखारी साहब हमारे साथ हैं। ये बता दें कि 2011 में वो एक EVM बना चुके, जिसको लाया भी गया और एक पायलट प्रोजेक्ट भी किया गया। सरबराह पिल्टेट अहमद बिलाल महबूब साहब हमारे साथ हैं। जानने की कोशिश करेंगे कि क्या इस वक्त डायरेक्शन जो है वो दुरुस्त है, अगर हमें आने वाले इंतखाबात को बेहतर तौर पर उनका इनेकाद कराना है ताकि कोई एतराज़ात ना रहें। गुफ्तगू का आगाज़ करूंगी सेनेटर ऑन साहब आपसे। आप हुकूमत की तरफ से हैं। इससे पहले कि हम इस गुफ्तगू को मुकम्मल खोलें, जो बुनियादी सवाल और एतराज़ आप पर हो रहा है, इतनी उजलत क्या थी ऑर्डिनेंस लाने की? हुकूमत पर तो पहले ही बहुत तनकीद हो रही है कि आप ऑर्डिनेंसेस की फैक्ट्री बने हुए हैं, कानून साजी नहीं कर पाते। अगर आपको अपोजिशन को ऑन बोर्ड करना ही है, एक कानून साजी करनी है तवील मुद्दत के लिए, मुस्तकबिल के लिए, फिर ऑर्डिनेंसेस क्यों? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए बीबी, 2011 में जब ये इलेक्शन इस्लाहात के हवाले से बात शुरू हुई थी, और आप देखिए कि आज 2021 आ चुका है। 10 सालों में लातादाद गवर्नमेंट्स और लातादाद जो पार्लियामान के मेंबर्स हैं, उन्होंने इस पर बारहा कोशिश की कि हमें कम अज़ कम इलेक्शन में जो बेसिक इशूज़ हैं उनको एड्रेस करना चाहिए, ताकि कोई भी स्टेक होल्डर, चाहे कोई पोलिटिकल पार्टी हो, उसके ऊपर एतराज़ ना हो। अब वो इस्लाहात तकरीबन 50 के करीब थी, और उसमें से आखिर में साइफन ऑफ होने के बाद ये आखिर में 2 इस्लाहात ऐसी बची हैं कि जिनके बगैर आगे अब फ्यूचर में चलना बहुत मुश्किल हो जाएगा। कराची का इलेक्शन और डस्का का इलेक्शन अगर आप देख लें, और कराची के इलेक्शन में जब नून लीग ने रिकाउंटिंग की दरख्वास्त की थी, तो हमने उसमें कहा था कि रिकाउंटिंग मसले का हल नहीं है, रीपोलिंग इस मसले का हल है, क्योंकि फॉर्म 45 जो है ना, उन पे सिग्नेचर्स ना होना या प्राइमरी टीचर्स की निगरानी में इलेक्शन कराने पे बहुत सारे एतराज़ात उठ सकते हैं। लेकिन उससे बड़ा इशू ये हुआ कि जो फॉर्म 46 था, जो कि बैलेट पेपर्स की टोटल डिटेल सामने रखता था, वो भी गायब हो गए। सो हमारा जो बयानिया और नैरेटिव ये है कि अगर ये आज इलेक्शन इस्लाहात, ये 2 मेजर इस्लाहात ना की गई, तो 2023 का इलेक्शन पे भी ऐसे ही इल्जामात और उंगलियां उठेंगी जैसे 18 पे हमारे दोस्त और 13 पे ही हमारे दोस्त उठाते रह गए। तो ये 2 इश्यूज हैं, इन पे ऑर्डिनेंस डालना इसलिए इंपॉर्टेंट था कि हमने इलेक्शन कमीशन को कहा कि हम आपको एम्पावर करते हैं, आप इस पे काम शुरू कर दीजिए। और ऑर्डिनेंस फाइनल एंड फुल अथॉरिटी नहीं होता। जब आपका सेशन ना हो, आप ऑथराइज कर देते हैं जिस भी महकमे को आपने काम करना हो, और विद इन 120 डेज, 120 दिन में आपने पार्लियामेंट्री सिस्टम से उसको अप्रूव कराना है।
ईद के फ़ौरन बाद 17 से असेंबली का इजलास हमारा इंशाल्लाह परसों से शुरू हो जाएगा, और जैसे इजलास शुरू होगा उसमें चीज़ डिस्कशन होगी, उसमें जो भी खामियां खूबियां सामने खुल के आएंगी, लेकिन कम अज कम ये बात नहीं हो सकेगी हम इस पे बात नहीं करना चाह रहे। मैंने लातादाद प्रोग्राम में अपने नून लीग के दोस्तों से कहा कि इस पे बात कर लीजिए, वो कह लीजिए हमें आपकी इस पे डिस्कशन ही नहीं करना चाह रहे। और अगर कोई ये समझता है कि सेनेटर रॉन साहब, बड़ी माजरत के साथ, अगर आपका अपोजिशन के साथ एतमाद का ये फुकदान है तो ऑर्डिनेंस की तो एक मुद्दत है ना 120 दिन की। अगर आप लोग इस जगह खड़े हैं कि वो आपसे बात ही नहीं करना चाह रहे, तो पहले तो आप एतमाद साजी करें, आप ऑर्डिनेंस लाएं, 120 दिन बाद लैप्स हो जाए, तो आप कितनी एनर्जीज वेस्ट कर रहे हैं। बीबी एतमाद के लिए जब इनको इजलास में बुलाते हैं तो हमें जूता दिखाना शुरू कर देते हैं। और अगर मैं 90 लाख पाकिस्तानियों के लिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ये स्टैंड लेने जा रही है और उस पर यह इल्ज़ाम लगाना कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ये समझती है कि वो 90 लाख वोट उसका वोट बैंक है, वो उसका वोट बैंक नहीं है, वो एक पाकिस्तानी का राइट है जो अपनी रोजी रोटी के लिए इस मुल्क से बाहर, यहाँ से फॉरेन एक्सचेंज वहाँ से कमा के ज़र मुबादला इस मुल्क को भेजता है, उस पर भी उस शख्स का भी इस पाकिस्तान के इलेक्टोरल राइट्स पार्लियामान के ऊपर उतना ही राइट है जितना आपका और मेरा इस पाकिस्तान में बसने वाले पाकिस्तानी है। तो उनको राइट देने से उसको मुतनाज़ा करना ये भी एक बहुत बड़ी मेरे ख्याल में गलत गुफ्तगू हो सकती है। जी, मैं अली परवेज मलिक साहब, मसला किस जगह है? डस्का और कराची दोनों जगह आप खुद इलेक्शन कमीशन गए, 17 की इस्लाहात आपकी अपनी की हुई हैं, चीफ इलेक्शन कमिश्नर आपने लगाया, आप मुतमईन नहीं है, शाकी भी आप सबसे ज्यादा हैं, बट आप इस्लाहात के लिए आगे भी नहीं बढ़ना चाहते। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो आयशा बहुत शुक्रिया, आपने अपने प्रोग्राम में याद किया। देखें, मैं तो ना कोई टेक्नोलॉजी का एक्सपर्ट हूँ ना लॉ एक्सपर्ट हूँ, पर मैं आपको जो अपना पॉइंट ऑफ व्यू है इस इशू के ऊपर बिल्कुल पेश कर दूँगा। पर मैं उससे पहले जो ज़्यादा बुनियादी बात आपसे करना चाह रहा था वो ये है कि जो ये जिस तरह से ये मुल्क को अब हम चलता हुआ देख रहे हैं ना, एक चीज़ तो मेरे ख्याल से सारे पैनलिस्ट मेरे से अग्री करेंगे कि ये इस तरह से मामलात आगे नहीं चल सकते और हमें ये इस्लाहात की तरफ जाना है। वो इन नालायकों के नीचे जाएं या अगली हुकूमत जो आएगी वो इस तरफ हमें लेके जाए, ये तो इम्पेरेटिव है। अब गुजारिश ये है कि एक सेकंड के लिए ज़रा इसके ऊपर भी तो सोच लेना कि किसने ये जो इन्वायरमेंट थी वो इतनी टॉक्सिक बना दी है कि हम किसी भी किस्म के प्रोडक्टिव चीज़ के ऊपर बैठ के यहाँ पे आज बहस नहीं कर सकते। मुझे बताएं, यहाँ पे अभिनंदन का वाकया हुआ, हमारी एग्जिस्टेंस को चैलेंज किया गया। इंफॉर्मेटिव और टेक्निकल गुफ्तगू कर रही हूँ, पॉलिटिकल ना करें। मैं बिल्कुल नहीं कर रहा, मैं आपसे आ रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ कि सिर्फ ये देख लें। आ गया, मैं बिल्कुल आ गया, पर मेरी बात ये करने दें कि जब हमारी एग्जिस्टेंस भी चैलेंज हुई, वहाँ पे भी हमारे हुक्मरान जो आज के थे उनकी अना आड़े आ गई और वो मुल्क को समेट ना सके, तो बुनियादी मसला उस जगह के ऊपर है। अब जो आपका सवाल जो आपका है कि जी इलेक्टोरल रिफॉर्म्स को किस तरह से आगे लेके चलना है, मेरा ख्याल है यहाँ पे मेरे से कहीं ज्यादा लर्नेड पैनलिस्ट आपके पास मौजूद हैं, वो आपको ये बात मेरी रीअफर्म करेंगे। अगर हम यहाँ पे अपनी नीयत ठीक कर लेना कि हमने इस निज़ाम को क्लेंस करना है और हमने इस चीज़ को इंश्योर करना है कि कोई भी आदमी इस सिस्टम को अब्यूज़ ना कर सके, मैनिपुलेट ना कर सके, तो यकीन माने हम इसी सिस्टम के अंदर कुछ ना कुछ बेहतरी लेके ज़रूर आ सकते हैं। मुझे बताएं, देखें मेरी अर्ज तो सुन लें, मुझे बताएं कि डस्का के अंदर जो आपने बार बार मिसाल दे रही हैं, डस्का के अंदर क्या हुआ, वहां पे किन लोगों ने ये किया या किन की ईमा के ऊपर ये किया गया, क्या वो ढका छुपा है? आज के हुक्मरान अगर अपनी गुड फेथ का मुजाहिरा करना चाहते हैं, सबसे पहले जिन्होंने वहां पे इलेक्शन कमीशन के अहकामात को हवा में उड़ाया, पहले उनको तो एग्जेम्पलरी पनिशमेंट दे देना। उसके बाद इस चीज को इंश्योर करना कि फॉर्म 45 और फॉर्म 46 वहां पे हर पोलिंग एजेंट को मिले। इसके लिए क्या ईवीएम हल है? इसके लिए वहां पे प्रिजाइडिंग ऑफिसर जो है उसको क्यों नहीं पाबंद किया जा सकता कि आप सारे पोलिंग एजेंट्स को ये फॉर्म्स प्रोवाइड करें? और मैं इतना सा एंड सिर्फ यहां पे कर दूं कि ईवीएम्स जो है ना जी, वो काइंडली हुकूमत को या वजीर आजम साहब को बता दें, ना वहां से आपकी इस्लाहात शुरू होती हैं और ना वहां पे खत्म होती हैं। इस्लाहात इज अ मच वाइडर, उसके अंदर ईवीएम इज अ कंट्रोवर्शियल एक डिवाइस जिसको आपने कंसीडर किया जा सकता है, पर वो थ्रेड बेस्ड डिस्कशन के बाद ही हो सकता है। ठीक है, हैदर जमान कुरैशी साहब, पीपल्स पार्टी ईवीएम की मुखालिफत क्यों कर रही है? सबसे ज्यादा धांधली का शिकार आप खुद को तसव्वुर करते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आयशा, बहुत शुक्रिया और आप मुबारकबाद की मुस्तहिक हैं कि आपने एक बहुत ही इल्यूमिनेटेड पैनल, अहमद बिलाल साहब हैं, डॉक्टर साहब हैं, प्रोफेसर साहब, एक्सपर्ट्स को बुलाया और बड़ी संजीदा गुफ्तगू की। और मैं कोशिश करूंगा कि मैं आपको कुछ ऐसा कंटेंट दूं जिससे डिबेट आगे बढ़ सके। देखिए, हम किसी भी बातचीत की पीपल्स पार्टी मुखालफत कभी भी नहीं करती, लेकिन आपको पहले देखना है कि आप किस रिफॉर्म की बात कर रहे हैं और प्रॉब्लम क्या है। प्रॉब्लम 2013 के इंतखाबात में ये था कि आरओज़ इस्तेमाल हुए, तो आरओज़ किसके रिप्रेजेंटेटिव थे?
मातहत अदलिया के, तो क्या पहले तो हम ये निकाल दें, ऑन साहब जो कह रहे हैं कि टीचर इस्तेमाल होते हैं, तो फिर हम ये फैसला कर लें कि एजुकेशन डिपार्टमेंट नहीं यूज़ होगा, तो सबसे बड़ा ह्यूमन रिसोर्स पूल किसी भी प्रोविंस का वो है। पहले तो फिर इलेक्शन कमीशन को लाखों की तादाद में आप बंदे भर्ती करने की इजाज़त दें, स्टेप वाइज चले ना। इंडिया में है उनका अपना एडमिनिस्ट्रेटिव फाइनेंशियल स्ट्रक्चर है और वो आज़ाद खुद मुख्तार है, वो किसी प्रोविंशियल गवर्नमेंट के, किसी रेवेन्यू अफसर के, किसी पटवारी के, किसी तहसीलदार के मनूरे मिन्नत नहीं होते। यहाँ बेचारे एजुकेशन डिपार्टमेंट वाले जो हैं अपना बिस्तरा बोरी उठाकर जा रहे होते हैं दर बदर वो पोलिंग स्टाफ की सूरत में उस दिन। उसके बाद अगला इलेक्शन आया 2018 का, इलेक्शन कमीशन ने टेक्नोलॉजी को अपनी तरफ से बेहतर किया, हमें आरटीएस का निजाम दिया गया। आपने देखा कि आरटीएस बैठ गया। क्या किसी ने आज तक टिल टुडे हमें बताया कि आरटीएस बैठा गया या बिठाया गया, उसकी क्या वजूहात थी? आप रिफॉर्म तो आयशा तब करेंगे ना जब कैंसर पेशेंट की बीमारी आपको पता चलेगी। अब सब ने एक ये फैशन बना लिया है कि ईवीएम के आने से, और ऑन साहब को मैं गुजारिश कर दूं कि 2012 से लेकर 2017 तक, 2017 का जो इलेक्शन एक्ट है उसने 16 कवानीन को तहलील करके एक ऑल एनकम्प्रेसिव बहुत अच्छा लॉ बनाया है। उसमें आवर्स ऑफ पार्लियामेंट्री इनपुट है इनकी पार्टी समेत। ये कह देना कि माजी में किसी ने किया रिफॉर्म, ये दुरुस्त नहीं है। 2017 का जो लॉ है वो बहुत बेहतर है। अब आ जाए आगे। आपने देखा सेनेट में हुकूमत चली कि हमने शो ऑफ हैंड करवाना है, इलेक्शन कमीशन ने जाकर हुकूमत की मुखालफत की और उन्होंने कहा ये एग्जीक्यूटिबल नहीं है। तो सबसे बड़ा इसमें आयशा जो स्टेक होल्डर है पॉलिटिकल पार्टीज के अलावा इलेक्शन कमीशन। मैं उस पर आ रही हूं, मुझे बताइए हैदर साहब, हैकिंग और टेम्परिंग के लिए लोग हायर कर रही है हुकूमत, ये नबील गबूल साहब ने इल्जाम लगाया है, क्या पीपल्स पार्टी के पास कोई सबूत है? मैं आपको बता रहा हूं ना, आपको क्योंकि डिबेट उस तरफ निकल जाएगी। पीटीआई की इंटरनल स्टडी है, उसमें उनको बता दिया गया है कि आपको अगले इलेक्शन में ना पाकिस्तान में वोट मिलना है, आप ओवरसीज पाकिस्तानीज और टेक्नोलॉजी के जरिए। अब मैं आपको दो एग्जांपल्स देता हूं आप ताकि डिबेट को आगे बढ़ाएं। जब पाकिस्तान में इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग का सिस्टम मुतारिफ कराया जा रहा था तो स्टेट बैंक और बैंक्स और टेक्नोलॉजी एक्सपर्ट्स बैठे, उन्होंने सबसे पहले इस पे 5 साल लगाए कि इसको हम फूल प्रूफ करेंगे, और उसके बाद 10 साल हो गए हैं, अभी तक आपकी इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग पूरा पाकिस्तानी इस्तेमाल नहीं करता। दूसरी एग्जांपल आपको देता हूं, टेलीकॉम सेक्टर। टेलीकॉम से आप जब 3G से 4G पे जाए और आप 5G की बातें हो रही हैं, अभी तक आपके 10 से 15% टेलीकॉम कंपनीज के मुताबिक सिर्फ डिजिट हैंडसेट्स, एंड्रॉइड सेट्स यूज हो रहे हैं। आपकी बाकी तो पब्लिक जो है वो एजुकेटेड ही नहीं है। अब ये सोचा समझा तरीका है कि एग्रेरियन पॉपुलेशन, पाकिस्तान के रूरल एरियाज की पॉपुलेशन जहां पढ़ी लिखी खवातीन नहीं है, जिस मुल्क में वजीर आजम और काबीना सेनेट में गलत वोट डालते हैं पढ़े लिखे होने के बावजूद, ये एक्सपेक्ट करते हैं कि वो एक छोटे से दीर के पोलिंग स्टेशन में जहां औरत खड़ी होगी, 50 औरतें खड़ी होंगी, वो ओपनली वो मोहर लगाएगी, वो उसको प्रिंट करेगी, फिर वो ठीक है, पॉइंट आ गए। ये कुकूज लैंड का सिस्टम है। पॉइंट आ गए। मैं इस गुफ्तगू को हैदर साहब आगे, और ये बहुत बड़ी बात है, हाईजैक द सिस्टम। और वोट साथ कौन बात करेगा? इन्होंने कहा ना कि मनी लॉन्ड्रिंग और पैसा चोरों के साथ हमने बात नहीं करनी। हमने फैटे पिन से बात की, इन्होंने जाकर कहा जी ये एनआरओ चाहते थे, ये ठीक है। मैं फिर पॉलिटिकल नहीं, आप में एतमाद नहीं है, ये हम सबको नजर आ रहा है, पूरी पाकिस्तानी कौम देख रही है, हुकूमत और अपोजिशन के साथ बैठने को तैयार है। ये अफसोस की बात है। अहमद बिलाल महबूब साहब, मैं आपकी तरफ आऊं। एक तो इलेक्शन कमीशन का जो बयान सामने आ चुका है, वहां से तहफ्फुजात का इजहार किया गया था इस इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन और इंटरनेट वोटिंग को लेकर। सर, दूसरा यहाँ पर बात की गई जो बाहर का वोटर है, करोड़ों पाकिस्तानी वोटर है। ठीक है हैदर साहब, ठीक है, ऑटोनोमस करें। प्रोग्राम में एक ब्रेक लेते हैं। सियासी तौर पर जमातें क्या तहफ्फुजात रखती हैं इंतखाबी इस्लाहात को, ये तो आपके सामने रहा है, मगर टेक्निकली हम कहाँ खड़े हैं और कितना इक्विप्ड हैं इन इंतखाबी इस्लाहात के लिए, इस पर बात करेंगे ब्रेक के बाद। प्रोग्राम में एक बार फिर खुश आमदीद। अहमद बिलाल महबूब साहब, आपने गुफ्तगू सुनी हुकूमत की भी और अपोजिशन की भी। एक टॉक्सिक एनवायरनमेंट है, कॉन्फिडेंस नहीं है, नीयतों तक की बारी है। वे फॉरवर्ड क्या है कि हम शफाफ इंतखाबात के निज़ाम की तरफ बढ़ सके? डायरेक्शन ठीक है? बहुत शुक्रिया आशा। देखिए, पहली बात तो यह है कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन को अगर हम ये इस तरह से प्रेजेंट करेंगे कि हमारे तमाम मसाइल का एक हल है, तो ये बिल्कुल सही बात नहीं होगी। ये हमारे जो मसाइल हैं वो बड़े मुख्तलिफ नौइयत के हैं और बड़े फैले हुए हैं और उसकी बहुत सी जहतें हैं। तो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन से वो हल नहीं होने वाले, इसलिए इसको उसी तरह से बयान किया जाए जैसा कि यह है। उसके लिए कहा जा रहा है कि इत्तफाक राय ताकि अगले नताइज के ऊपर हो जाए सबका, इसलिए हम इसको इंट्रोड्यूस कर रहे हैं कि हर दफ़ा इलेक्शन जब होता है तो नताइज के बारे में
कुछ पार्टियां ये कहती हैं कि ये तो धांधली हो गई है और कुछ पार्टियां जो जीत जाती हैं उसे एक्सेप्ट कर लेती हैं। तो उसका हल है ये इलेक्ट्रिक वोटिंग मशीन, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन। अब बात यह है कि अगर आप इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन को इंट्रोड्यूस कराते वक्त भी ये इख्तलाफ राय मौजूद है और वो इत्तफाक राय नहीं है, तो आप कैसे ये तवक्को कर सकते हैं कि आइंदा आने वाले दौर में अगर ये यूज़ हो भी जाए तो उसके ज़रिए से जो नताइज बरामद होंगे उसके ऊपर सबका इत्तफाक राय हो जाएगा। इसलिए ये बड़ा गलत तरीके से इंट्रोड्यूस हो रहा है। आपने सही कहा, ये ऑर्डिनेंस के ज़रिए से इंट्रोड्यूस कराने का तरीका तो बिल्कुल ही गलत है। अगर आपने करना ही है तो उसके लिए तरीका यह है कि आप इसको वक्त सर्व करें, इस पर टाइम लगेगा, लेकिन आप इसके ऊपर 3 साल भी तो गुजर गए ना। हुकूमत को उस वक्त भी कर सकती थी, अब भी अगर करना शुरू कर दे तो इत्तफाक राय पैदा करे, उनको बिठाए और इसकी खराबियां खूबियां जो हैं वो लोगों के सामने आए। जब तक इत्तफाक राय नहीं होगा तो ये बात कतन आगे नहीं बढ़ सकती। इलेक्टोरल रिफॉर्म्स तो ऑर्डिनेंस के जरिए कतन नहीं हो सकते। आखिरी बात मैं अर्ज करूं कि देखिए, ये इंडिया के अंदर जब ये इंट्रोड्यूस हुए थे तो जिस दिन वो पहली दफ़ा किसी स्टेट असम्बली की कॉन्स्टिट्यूंसी में इस्तेमाल हुआ इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन, और जिस दिन वो पूरे मुल्क के अंदर इस्तेमाल हुआ, इन दोनों के दरमियान को 22 साल का तवील अरसा था। ऐसा नहीं था कि मशीन ख़राब थी, उसको इम्प्रूव कर रहे थे, लोगों के अंदर कॉन्फिडेंस बिल्ड करना था। तो लोगों को ताकि इस पर यकीन आ जाए, सियासी पार्टियों को यकीन आ जाए। अदालतों में भी गए, हमारे यहाँ भी ये मरहले होंगे, कोई जल्दी करने की ज़रूरत नहीं है। और देखिए, इसका तरीक़ेकार ये था कि इलेक्शंस एक्ट 2017 में ये 2 शिकें हैं, 94 और 103। इन दोनों में ये लिखा हुआ था कि इलेक्शन कमीशन इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन को तजर्बाती बुनियाद पे इस्तेमाल करेगा मुल्क में, और इसी तरह बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन के लिए भी जो मशीन है उसको भी इस्तेमाल करेगा, और ओवरसीज पाकिस्तानियों के लिए भी जो वोटिंग का निज़ाम है उसको भी टेस्ट करेगा, और इन तीनों चीज़ों को टेस्ट करके रिपोर्ट पेश करेगा, जिसको पार्लियामेंट में पेश किया जाएगा, उसके ऊपर बहस होगी। बट ऐसा कोई काम ही नहीं हुआ। जी, मैं हैरान हूँ कि हुकूमत इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन बना के सियासी जमातों को कह रही है आइए इसे देखें, जो उसका काम नहीं है। लेकिन जो उसका काम है कि उन रिपोर्टर के ऊपर बहस कराए, कोई शख्स उसकी तरफ आ नहीं रहा। उन रिपोर्टों को हमने बहुत पैसा खर्च किया, 100 इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनें। अहमद बिलाल महबूब साहब, आप जो गुफ्तगू कर रहे हैं, क्या मैं इसको ऐसे रख लूं कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन एक राइट सोल्यूशन मुकम्मल नहीं है शफाफ इंतखाब के लिए? पहले हमें अपना इन हाउस है उसको इन ऑर्डर करने की जरूरत है। हमारे पास प्री पोल से लेके पोस्ट पोल तक बहुत से फेजेज हैं जहां हमारा निजाम रिग्ड होता है, यहाँ वोट रिग्ड हो जाता है। बिल्कुल, मैं ये कहता हूं कि ये देखिए, अगर आप इसके ऊपर 100 बिलियन के करीब रुपए खर्च करके फिर भी उसका वही नतीजा निकले कि सब उससे गैर मुतमईन हो, ठीक है, क्योंकि हमारी जो वोटिंग की गड़बड़ है वो ईवीएम होने या ना होने की वजह से नहीं है, उसकी बड़ी वजूहत है। वो आपने इशारा किया था रिजल्ट ट्रांसमिशन सिस्टम के बारे में, वो क्यों फेल हुआ था, उसकी बड़ी बड़ी वजूहत हैं। ताकतवर लोग हैं वो इलेक्शन पे असरअंदाज होते हैं, प्री पोल पे ऊपर असरअंदाज होते हैं, काउंटिंग पे होते हैं, पोस्ट पोल पे होते हैं। हमारे मसाइल कुछ और हैं, ठीक है, आप उसको हल करना चाह रहे हैं। हम मसाइल पर आते हैं, अहमद बिलाल साहब मसाइल पर आते हैं, लेकिन ये जो ईवीएम की बात हो रही है, इंटरेस्टिंगली ये मशीन 2011 में बनाएगी। प्रोफेसर वकार हैदर बुखारी साहब जो साबिक एडवाइजर हैं कॉमसेट्स यूनिवर्सिटी के, हमारे साथ हैं। प्रोफेसर साहब बहुत शुक्रिया। सबसे पहले तो ये कहिएगा कि क्या ये बहुत मुश्किल निज़ाम है इसको अंडरस्टैंड करना, इसको इम्प्लीमेंट करना, कि 10 साल बाद भी वही मशीन दोबारा सामने रख दी गई है? कोई रॉकेट साइंस है या अभी हम तैयार ही नहीं इस पूरी चीज़ के लिए? जी आयशा, शुक्रिया। बात यह है कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन इतनी कॉम्प्लिकेटेड चीज़ नहीं है जितनी कि आमतौर पर लोग समझते हैं, ठीक है। और इसको बनाना या इसकी प्रोडक्शन, इस सब के ऊपर हमने काफ़ी वर्किंग की हुई है। बात यह है कि अगर विल हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। इस वक्त जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम आ रहा है वो लोगों के कंसेंसस ना होने की वजह से है। तो मेरे ख्याल में सबसे पहला इशू ये है कि लोगों का कंसेंसस बिल्ड किया जाए, और उसके लिए मसला यह है कि कुछ पार्टी, जैसे 2011 में पीपल्स पार्टी की हुकूमत थी, पीपल्स पार्टी इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन चाहती थी, उन्होंने बड़ी तेज़ी से इस पर काम किया,
2013 में मुस्लिम लीग नून की हुकूमत आई, वो नहीं चाहते थे, उन्होंने इसको बिल्कुल बैक बर्नर पर डाल दिया। प्रोफेसर साहब, आप कंसेंसस की बात कर रहे हैं कि नून लीग का भी हमेशा से इतराज रहा, अगर एक बार कंसेंसस हो जाता है तो क्या एक नई मशीन का फॉर्मूला तय पाया जा सकता है और उसके ऊपर सब आगे बढ़ सकते हैं? तो कितना वक्त दरकार होगा ऐसी किसी मशीन को आने और फिर मुकम्मल तौर पर इम्प्लीमेंटेशन के लिए? देखें, मेरी भी सजेशन यही है, मैंने पहले भी दूसरे चैनल्स को यही बात की थी कि ये 11 साल 10 साल पुरानी मशीन है। अब सबका कंसेंसस बनाएं, सबके एप्रीहेंशन, सबके शकूक शुबात, सारी चीज़ को इकट्ठा रखें, हर पार्टी अपना आईटी एक्सपर्ट लेकर आए। ये कोई इतनी मुश्किल बात नहीं है, पार्टी के अपने आईटी एक्सपर्ट्स आ सकते हैं, वो ज्वाइन करें डिज़ाइन में, ताकि इलेक्शन कमिश्नर वालों का भी आईटी एक्सपर्ट हो, खिज़र अजीज़ साहब हैं वहाँ, ये सारे लोग इकट्ठे बैठें और एक नया डिज़ाइन फाइनलाइज करें। इलेक्ट्रॉनिक्स अभी बहुत आसान हो गई है, 10 साल पहले इलेक्ट्रॉनिक्स मुश्किल थी, डिज़ाइन भी मुश्किल था, अभी ये बहुत आसान हो गया है। इसमें वोटर आइडेंटिफिकेशन और वोटिंग दोनों को इंटीग्रेट भी किया जा सकता है और इसको और ज़्यादा सिंपल बनाया जा सकता है। मैं जो मशीन इस वक्त सजेस्ट कर रहा हूँ वो एटीएम बूथ में लगाने की मैं सजेस्ट कर रहा हूँ, ताकि स्टाफ की बिल्कुल ज़रूरत बिल्कुल भी ना रहे और एटीएम बूथ के बाद लिस्ट लगी हो, जिन लोगों ने वोट डालना हो जाकर एक अंगूठा लगाने से उनकी आइडेंटिफिकेशन भी हो जाएगी और उनका वोट भी पड़ जाएगा। और बाकी जो जैसे पेपर ट्रेल की बात है, जो चीज़ें भी लोगों को जिस चीज़ में इंटरेस्ट हो पार्टीज़ का, जो पार्टीज़ चाहें उन सब चीज़ों को कंसिडर करें और एक मशीन को फाइनलाइज करें। एक मशीन आप फाइनलाइज कर लें, मैं आपको 1 महीने में उसका प्रोटोटाइप बना के देता हूँ। अहमद साहब, ये फरमाइएगा कि जो बात ये कर रहे हैं ईवीएम को लेके जो बहुत से इतराजात उठाए जाते हैं, क्योंकि 30-35 साल हो चुके हैं मगर ये टेक्नोलॉजी उस तेजी से बहुत से ममालिक में नहीं है। वही बात होगी कि जो हुकूमत बैठी और लाई वो तनकीद की ज़द में आ जाएगी अपोजिशन जमातों की तरफ से। क्या एक कंसेंसस के साथ किसी तरह की मशीन की तरफ बढ़ा जा सकता है? तो कितना वक्त दरकार होगा फिर उसके इम्प्लीमेंटेशन तक जाने पर? आशा, पहली बात तो ये सवाल का जवाब देना चाहिए कि हमें इसकी जरूरत है। लेकिन बुनियादी बात जो है जिसका सवाल का जवाब होना चाहिए, ये बन सकती है, बहुत अच्छी बन सकती है, लोकली भी बन सकती है, हो सकता है 100 बिलियन से कम खर्च हो, ये भी हो सकता है। उसका पेपर ट्रेल भी होगा, उसको हम पेपर ट्रेल को दोबारा गिनना हो तो पेपर ट्रेल को देखेंगे। तो हमें प्रॉब्लम क्या है? पेपर ट्रेल को अगर हमने भी बनाना है और पेपर ट्रेल से ही दोबारा वेरिफिकेशन करना है, तो इस वक्त जो पेपर बैलेट है उस पर क्या प्रॉब्लम है? प्रॉब्लम कहीं और है और हल आप ईवीएम में ढूंढ रहे हैं। जो लोग ये सारे निज़ाम का भट्ठा बिठा देते हैं, जैसे रिजल्ट ट्रांसमिशन सिस्टम, सही फरमाया कुरैशी साहब ने, 3 साल हो गए हैं उसके ऊपर इलेक्शन कमीशन बार बार कैबिनेट डिवीजन को खत लिख रहा है कि भाई इसकी तहकीकात करो, ये क्यों कोलैप्स कर गया था। तहकीकात ही नहीं होकर दे रही। हालांकि रिजल्ट ट्रांसमिशन सिस्टम बहुत आसान चीज था, सिंपल चीज थी कि उन्होंने वहां से फोटो लेके अपने जो फॉर्म 45 था और उसको ट्रांसमिट करना था आरओ के पास और उसकी एक कॉपी जानी थी इलेक्शन कमिश्नर के पास। इतना सिंपल बात थी, लेकिन वो सिंपल सिस्टम भी कोलैप्स हो गया। और क्यों कोलैप्स हो गया इसके बारे में 3-4 कहानियां चल रही हैं। इलेक्शन कमीशन को कहीं से फोन आया कि इसको इस्तेमाल न किया जाए, किसने फोन किया और वो बैठ गया, उसकी तहकीकात ही नहीं हो सकी। देखिए, असल मसला तो ये है ना, असल मसला ये नहीं है कि इसको बनाना कितना मुश्किल है। अच्छा देखिए, मैंने आपको इंडिया की मिसाल दी थी, ये बनने को तो साल 1.5 साल 2 साल में 3 साल में शायद बन जाएंगी। 3.5 लाख मशीनें हमें चाहिए होंगी। तो वो सदर ममलकत ने भी पिछले दिनों कहा कि 1000 मशीन रोजाना बनेगी, तो जब ये जाके मुकम्मल होगी इलेक्शनों से पहले, तो ये ठीक है, ये मुकम्मल हो, जोर लगा के बहुत दबाव डाल के बन जाएगी, लेकिन लोगों का एतमाद विन करना है, उस पर टाइम लगेगा। इसमें तो ये होता है ना, जैसे वो फोन से मिसाल दे रहे हैं कि एक लॉट पूरी मशीनों की निकलती है, तो फोन भी आए तो उसके अंदर बहुत से ऐसे आते हैं जिनमें प्रॉब्लम आ जाती है। एक लॉट पूरी निकल के मशीनों की आए और बहुत से फोन 1000-2000 मशीनों में प्रॉब्लम निकल आए, तो पूरे का पूरा निजाम बैठ जाएगा उसके पीछे। तो यहाँ तो एक ज़मीनी इंतखाब नहीं पूरा पड़ता। आप अपना फोन करते हैं, किसी को डायल करते हैं, वो गलत मिल जाता है, आप कहते हैं सॉरी यार गलत नंबर दोबारा कर लेते हैं, बाज़ दफ़ा 3-3 दफ़ा कर लेते हैं, उधर से जवाब नहीं आती, आप गाली वाली निकाल के कहते हैं यार क्या बकवास है। लेकिन ये इलेक्शन का मामला तो ऐसे नहीं हो सकता ना कि आप कहें कि आपका दोबारा कॉल कर लूंगा, फलां कर लूंगा। आपने अंदर एक चिप डाली हुई है, उसका एक निज़ाम है। आम आदमी को ये एतमाद चाहिए
कि मैं जो ये दबा रहा हूँ वही हो रहा है। ठीक है, ये एतमाद वाली बात जो है ना अहमद बिलाल महबूब साहब, ये सबसे अहम है। यहाँ एक ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद हुकूमत से जानने की कोशिश करेंगे जो अहमद बिलाल महबूब साहब सवाल उठा रहे हैं कि आखिर आरटीएस सिस्टम के फेलियर की वजूहात क्या थी। प्रोग्राम में एक बार फिर खुश आमदीद। सेनेटर साहब, अगर अब हुकूमत ये सोच रही है कि अगर शफाफ इंतखाब होना है तो सिर्फ इसी के थ्रू हो सकता है, अदरवाइज जो हमारा वोटिंग सिस्टम है उसके नीचे मुमकिन नहीं है। ये जिस तहकीक की बात कर रहे हैं आरटीएस की, आप लोग बैठे हैं, आप नतीजा नहीं दे सके, क्यों आरटीएस बैठ गया? आप अपने साथ बैठी पार्लियामेंटेरियंस को एतमाद नहीं दे पा रहे, अवाम को एतमाद कैसे देंगे कि यही वे फॉरवर्ड है शफाफ इंतखाब के लिए? देखिए बीबी, किसी भी काम को करने से पहले हमें थोड़ा सा कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मैयर्स बनाने होंगे, लेकिन आप चीज़ों को थोड़ा हिस्टोरिकल बैकग्राउंड में लेके चलिए। आरटीएस की तमाम दोस्तों ने बात की, किसी ने ये नहीं समझा कि आरटीएस का मकसद सिर्फ और सिर्फ जो रिजल्ट थे उसको व्हाट्सएप के जरिए जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स हैं उनको ट्रांसमिट करना मकसद था। ये कोई ऐसा इलेक्शन फुल एंड फाइनल आरटीएस पे इलेक्शन नहीं हुआ, उसकी सिर्फ ट्रांसमिशन थी। अब आप ये देखिए कि इस्लामाबाद में शाह अलादिता जहां ये केव्स हैं पड़ी, वहां पे आपके पास 3G और 4G दोनों नहीं चलते, वहां 2G चलता है या वो एज चलता होता है। अब एज के ऊपर यकीनन जो आपका व्हाट्सएप है वो मैसेज कन्वे नहीं कर पाता। इसका मकसद ये नहीं था कि फॉर्म 45 जो है वो शाह अलादिता से प्रिजाइडिंग ऑफिसर को पहुंच नहीं सका और रिजल्ट में कोई तब्दीली कर दी गई। ये सिर्फ इबहाम क्रिएट किए। जो इलेक्शन हारेगा उसने ऐसी कहानियां बहुत सारी लातादाद बना देनी है। सो इस इशू को छोड़ देते हैं। मैं जिस इशू की बात कर रहा हूं कि अगर सिस्टम में, जैसे कि डॉक्टर बुखारी साहब फरमा रहे थे, सिस्टम में मैं मान लेता हूं, किसी भी मामले को छोड़ा नहीं ना जा सकता। सेनेटर साहब, आप हुकूमत हैं, अभी जो कुछ डस्का में हुआ, चले नहीं, जो कुछ डस्का में हुआ, जो नतीजा निकला, जो अहमद बिलाल साहब बात कर रहे हैं, तो हम तो सिंपल निजाम नहीं चलने देते, तो फिर निजाम तो किसी को भी टेम्पर्ड और हैक किया जा सकता है, वो कुछ भी होगा तो इसके पास इख्तियार है। जब भी हम निजाम में कोई भी तब्दीली लाने की बात करेंगे वहां पे उस पर एतराज उठेंगे। मैं यही तो कह रहा हूं, जैसे डॉक्टर बुखारी साहब कह रहे थे कि आप इश्यूज रेज करें, इन्होंने इश्यूज रेज किया कि ये हैक हो जाएगा, वो हैक के लिए बैठ जाते हैं, आप आईटी एक्सपर्ट्स ले आए, उस पर डिस्कशन कर लेते हैं। अब ये जो हाइब्रिड निजाम की बात कर रहे हैं, जो डॉक्टर बुखारी साहब फरमा रहे थे कि एक तो आपने इलेक्ट्रॉनिक के ऊपर वोट काउंट दिया, साथ पेपर ट्रेन में दूसरा जो वोट निकल रहा है वो भी साथ निकल रहा है, मैनुअली भी देखा जा सकता है। ये भी सजेशन की जा सकती है कि पहला इलेक्शन है जो 2 साल बाद आने जा रहा है, हम हाइब्रिड सिस्टम चला के देख लेते हैं, दोनों पैरेलल चला के देख लेते हैं। लेकिन ये बात करना कि हम हाइब्रिड की बात कर रहे हैं ना, कि इतने लोगों को ट्रेन करना, इक्विप्ड करना, उसका बजट होना, ये इतनी मशीनों का होना, लेकिन इससे पहले जो अहमद बिलाल साहब बात कर रहे हैं, क्या ईवीएम ही वाहिद रास्ता है? सेनेटर साहब, पहला सवाल तो बेबुनियादी नमाज से पहले कम से कम वुजू तो कर लीजिए। आप पहले वुजू करेंगे, उसके बाद नियत करेंगे, फिर नमाज होगा, फिर सलाम आएगा। सेनेटर साहब, आप हुकूमत में हैं, आपके ख्याल में क्या ईवीएम के जरिए अगर वोट कास्ट होगा तो मुकम्मल निजाम शफाफ हो जाएगा? आप प्री पोल रिगिंग से लेकर जो धांधली और नाजायज जराए का इस्तेमाल है और जो पोस्ट पोल रिजल्ट ट्रांसमिशन है, नॉट एट ऑल, नो नॉट एट ऑल। मैंने आपको कहा कि 50 के करीब इस्लाहात हैं। जैसे कि मेरे काबिल दोस्त ने फरमाया, हैदर कुरैशी साहब ने, कि जी आप इस तरह करें फिर प्राइमरी टीचर से इलेक्शन ना करवाएं। हमने तो इस पर सबसे पहली शिक रखी, फाइनेंशियल ऑटोनॉमी की है कि आप इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को फाइनेंशियल ऑटोनॉमस दें, वो अपने बंदे हायर करें। देखिए, आप 2 अरब 4 अरब 5 अरब तनख्वाह में दे गए, लेकिन अगर आज ये 5 अरब खर्च नहीं करेंगे तो इस बोसीदा बदबूदार किस्म के निजाम में से जिस किस्म के लोग इलेक्शन धांस से धौंधली से जीत के आएंगे और फिर वो इस्लामाबाद में आके हुकूमत करेंगे, उन्होंने फिर वो इन्वेस्टमेंट को रिकूप भी करना है, फिर वापसी उस पर पैसे कमाने का भी सोचेंगे। आपको एक दफा इस निजाम पे पैसे डालने पड़ेंगे, आपको रिस्क लेना पड़ेगा ताकि इस निजाम में साफ शफाफ शरीफ लोग आए। अदरवाइज ये आरटीएस, ये फॉर्म 45, ये डस्का, ये प्राइमरी टीचर्स, ये आरओस के धांधली के निजाम लगते रहेंगे और ऐसे ही लोग दोबारा मुंतखब होकर पार्लियामान में आएंगे, जिस पे आप और मैं एतराज करते हैं। एक दफा नियत कीजिए, चलिए सिस्टम के लिए डॉक्टर बुखारी, अहमद बिलाल महबूब जैसे लोग बैठे, हम इसको आइडेंटिफाई करेंगे, लेकिन बैठे तो सही। आप बैठ के टॉक शोज पे कहते हैं हम बात करने को तैयार नहीं है, इस तरह करने की चाल फिर आपको ऑर्डिनेंस फेस करने पड़ेंगे। अपोजिशन को पूछे बात नहीं करते आप, ऑर्डिनेंस ले गए। कौन से पार्लियामान में, जिस मैं एक चीज बताऊं, उस पार्लियामान की बात कर रहे हैं जिसमें हमने आज से 3 हफ्ते पहले की लास्ट बुलाया था, जिसमें हैदर कुरैशी साहब की पार्टी एब्सटेन कर गई थी, इन्होंने आने से इनकार कर दिया था। उस पार्लियामान में लेके आए जिसमें अली मलिक साहब पार्लियामान के मुकद्दस ऐवान है जहां इस मुल्क के तमाम लोगों के लिए कानून साजी होती है और अब वोटर मुंतखब करके अपना अपना नुमाइंदा भेजते हैं। ये इस पार्लियामेंट नहीं है पड़ेगा सर, आपको इन्हें बिठाना पड़ेगा, ये हुकूमत का काम होता है अपोजिशन को बिठाए। आपको याद होगा आपके धरने के दौरान ये आपको अंदर बुलाते थे, आवाजें देते थे कि आए बैठे बैठे, और आप लोग आए फिर वापस बैठे भी। अली परवेज मलिक साहब, ये जो कुछ गलत है तो फिर आज ये ठीक है, इसका मतलब है जी यही तो इस मुल्क का अलमिया है कि यहाँ पे सही और गलत तय नहीं होता, बस हुकूमत और अपोजिशन सीटें स्विच कर लेती है। अली साहब, डस्का में जो कुछ हुआ, और अभी ये जो 2017 की बात हो रही है,
एस्टेब्लिशमेंट नहीं थी जो कराची और डस्का में हुआ, जो आप लोग बार बार बात करते हैं। इलेक्शन एक्ट आप लोग लाए, उसमें ईवीएम था 2017 का। देखें आयशा, ये घूम घुमा के बात वहीं पे आ गई जहाँ से आगाज़ हुआ था कि जिस चीज़ का आज फुकदान नज़र आता है वो नियतों का फुकदान नज़र आता है। अगर हम इस्लाह करना चाहें तो एग्जिस्टिंग सिस्टम के अंदर भी इतनी गुंजाइश है। मैंने आपसे छोटी सी मिसाल दी कि वहाँ पे प्रिजाइडिंग ऑफिसर को पाबंद करना कि हर फॉर्म 45 के ऊपर पोलिंग एजेंट जब साइन कर दें उसके बाद इशू होगा, कितना को मुश्किल है। हम यहाँ पे डस्का के ऊपर बात कर रहे हैं। मुझे आप एक चीज़ में आपको छोटी सी मिसाल और दे दूँ, लाहौर का जनरल इलेक्शन, ख्वाजा साद रफीक साहब वर्सेस इमरान खान साहब, वो इलेक्शन होता है, इमरान खान साहब को वहाँ से ज़बरदस्ती 1000 की कम वोटों की लीड के साथ जितवाया जाता है। इसी तरह RTS के सिस्टम को बंद करवा के साद रफीक साहब के फेवर के अंदर जहाँ पे वोट कास्ट हो रहा था वहाँ पे धौंस से वोटों को रुकवा के 45 दिन के बाद वहां पे ज़िमनी इलेक्शन होता है, इमरान खान साहब की हुकूमत बन जाती है, वहां से साद रफीक साहब 10,000 वोटों की जीत से जीतते हैं। वही तो वोट की सेंटिटी। अभी आपने कराची पे एतराज किया ना, पीपल्स पार्टी का वोट कहीं बढ़ गया। मैं आपसे कह रहा हूं कि नियतों का फुकदान है। हम तहिया कर लें कि जो भी इस सिस्टम को मैनिपुलेट करेगा हम उसको करार वाके सजा देंगे। डस्का के अंदर कौन था जिसके कहने के ऊपर वहां पे DC ने या IG ने वहां पे इलेक्शन कमिश्नर का फोन नहीं उठाया? इसके ऊपर आप तय कर लें एडमिनिस्ट्रेटिव ऑटोनॉमी किस तरह से आप इलेक्शन कमीशन को देने के लिए कौन सी इस्लाहात चाहिए, आप क्यों नहीं वो देते? हैदर ज़मान कुरैशी साहब, किस हद तक आप समझते हैं, क्योंकि हुकूमत फिर कह रही है, यहाँ पे हमारी गुज़िश्ता हफ्ते में भी जितनी बातें होती रही हैं, हुकूमत कह रही है आए आप बैठे पार्लियामेंट में बात करें, और अभी ऑन साहब ने भी कह दिया कि आप लोग तो फिर आते ही नहीं इजलास में। सो किस हद तक आगे बढ़ सकते हैं, साथ बैठ सकते हैं और इस मामले को कंक्लूड कर सकते हैं आप लोग? अच्छा देखिए, हम आई थिंक वी आर गोइंग इन अ सर्कल। 2-3 बातें मैं क्विकली कर देता हूं, नॉट ऑन द कॉस्ट ऑफ रेपुटेशन। जैसे बिलाल साहब ने बहुत खूबसूरत बात की, हमें ये देखना है कि इलेक्शन प्रोसेस में 3-4 की स्टेजेस हैं। एक प्री पोल है, एक पोलिंग डे है, एक पोस्ट पोल है जिसमें कंसोलिडेशन ऑफ रिजल्ट्स है, और उसके बाद फील्ड से इलेक्शन कमीशन के कंट्रोल रूम तक पहुंचने का एक सफर है जिसमें RTS भी बैठ जाता है, अमला भी गायब हो जाता है। मुख्तलिफ तजर्बे ना, हर इलेक्शन में नया तजर्बा होता है, कहीं RO पड़ जाते हैं, कहीं जुडिशरी से हुक्म आ जाता है, कहीं किसी और इदारे से आ जाता है। हमें ये देखना है कि पहले हमें एक चाइना वॉल बिल्ड करनी है, प्रोटेक्शन। हमने फखरुद्दीन जिब्राहीम साहब से भी इम्पेक्टेबल कोई आदमी नहीं था, वो भी इस्तीफा देके चले गए कि मेरे नीचे वाला स्टाफ भी हाईजैक हो जाता है, मैं अगर फोन ना भी सुनूं तो नीचे वाले सुन लेते हैं। तो आपको ये देखना है कि एक फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेटिव अकाउंटेबिलिटी पावर, दूसरा पार्लियामान की हमें एक कोई कमेटी बनानी पड़ेगी जो कि केयर टेकर गवर्नमेंट के अलावा इलेक्शन कमीशन की ओवरसाइट करे, जिसमें तमाम पार्टीज ओनरशिप लें, एक पार्टी ना हो जिस तरह हम जजेस अपॉइंटमेंट में करते हैं। और उसके साथ साथ इलेक्शन वोटिंग मशीन जो है वो एक प्रोसेस के अंदर शायद कोई बेहतरी ला सकती है, लेकिन यहाँ पे बहुत सारे अवामिल हैं, उनको भी आपको रोकना है। डायलॉग करना पड़े, नेशनल तो डायलॉग करें, इदारों से बात करनी है तो इदारों से बात करें कि हमें एक फेयर इलेक्शन चाहिए। हैदर ज़मान कुरैशी साहब, हुकूमत ने पार्लियामान की इंतखाबी इस्लाहात कमेटी बनाई है, आप लोग उसका हिस्सा बनने को तैयार नहीं। वो आपको बार बार कह रहे हैं पार्लियामान में आए और साथ बैठे हैं, आप लोग वहां जाने को तैयार नहीं। जब बैठेंगे नहीं, बात नहीं करेंगे तो हल कैसे निकालेंगे? फिर तो एतराजात और इल्जामात ही बचेंगे। मैं आपसे थोड़ा दूर बैठा हूं साउथ में, मेरी बात सुने। इस्लाहात कमेटी से पहले एक कमेटी और भी बनी थी, अली परवेज साहब मेरी बात की तौसीक करेंगे, वो 2018 के इंतखाबात की धांधली की कमेटी है। और जैसे बिलाल साहब ने कहा सेक्शन 93 के तहत वो RTS बैठने के ऊपर जो फोरेंसिक ऑडिट होना था और जो रेप रिपोर्ट पार्लियामेंट में डिस्कस होनी थी, वो क्या माजी का किस्सा कारीना है? वो तो कहते हैं किस्सा ही है। इंतखाबात के ऊपर धांधली कमेटी, ये कहते हैं 4 हल्के, मैं कहता हूँ कराची के 4 हल्के खोल दें, कोई कराची के 4 हल्के खोलते, इनकी जमानतें जब्त होंगी, वोट डला ही नहीं और इनको डाल दिया गया। तो आप कौन से इलेक्शन कमीशन की बात करती हैं, कौन से रिफॉर्म की बात करती हैं? बीबी, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन इज नॉट द सोल्यूशन टू द प्रॉब्लम। द प्रॉब्लम इज द इलेक्शन इज हाईजैक्ड बाय सर्टेन पीपल, बाय सर्टेन प्रेशर ग्रुप्स, सर्टेन रिजीम्स, सर्टेन माइंडसेट्स। आपको इन सब चीजों को भी स्टडी करना है। सिर्फ EVM लाने से पाकिस्तान की वोटिंग से धांधली का बेस कहीं नहीं हो सकती। मैं तो एक छोटा सा पॉलिटिकल वर्कर हूं, बल्दियाती इलेक्शन भी लड़े, जनरल भी लड़े, हर स्टेज पे आपको सेफ गार्ड बिल्ट इन करने हैं और इलेक्शन कमीशन को फाइनेंशियली भी ऑटोनोमस करना है और पार्लियामान के ताबे करना है। ठीक है, रजीम के एक्सपीरियंस
बिल्कुल फेल हो चुके हैं। वो भी नहीं काबू कर सकती। अगर एक फोन कॉल पे ईसीपी भी लेट जाता है तो कम से कम पार्लियामान में पार्लियामानी पार्टीज बैठी हो, जो सेनेट तो नहीं डिसॉल्व होता ना, सेनेट की पार्टी हो, वो कम से कम इलेक्शन कमीशन पे पहरेदारी करे। हमें एक अब आउट ऑफ द बॉक्स सोल्यूशन चाहिए और ये काम नहीं चल सकता कि ईवीएम आ जाएगी तो हम बिल्कुल बात करेंगे। हमने 2011 में भी ईवीएम, हमने जिस तरह प्रोफेसर साहब ने बताया, और प्रोफेसर साहब बाज़ात एहतराम, हम वो कौम है जिसको एनसीओसी कह के बैठ गई है कि अपना शनाख्ती कार्ड लेकर 1166 पे अपनी जान की हिफाजत के लिए, वोट तो कौमी फरीज़ा है ना, जान बचाने के लिए आप मैसेज कर दें। हमने तो वो अभी तक नहीं किया। चले कहते हैं कि हम वोट डालेंगे ईवीएम के जरिए। हमारी गुफ्तगू हो सके तो जाऊंगा अगर हम इतना हमारी गुफ्तगू यहाँ तक तो पहुँच गई कि ईवीएम वाहिद हल नहीं है शफाफ इंतखाब के लिए। आज की नशिस्त यहीं तक की, मगर अभी गुफ्तगू का सिलसिला जारी है। कल यानी इतवार की शाम आप हमारी इस गुफ्तगू के अगले हिस्से को देख सकेंगे कि आखिर मजमूई तौर पर इस पूरी गुफ्तगू का हल हमारे सामने क्या आता है।